गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 4 मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एक्शन का पार्ट 2। तो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। इट इज द पाथ और वे थ्रू विच ड्रग इनिशिएट इट्स फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन क्या होता है कि ये पाथ और वे होता है जिसके थ्रू ड्रग इनिशिएट करता है उसकी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट और फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो अब हम देखते हैं ड्रग टारगेट साइट। ड्रग कैन इंटरैक्ट विद द फॉलोइंग टारगेट साइट्स इन द सेल। इस सेल में कुछ टारगेट साइट्स होती है जिसके साथ ड्रग इंटरैक्ट करता है और फर्दर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिखाता है। इसमें फर्स्ट है रिसेप्टर, देन एंजाइम, थर्ड आयन चैनल्स और फाइनली ट्रांसपोर्टर्स। तो ये चार टाइप की टारगेट साइट्स है जिसके साथ ड्रग इंटरैक्ट करता है और इंटरैक्ट होने के बाद इनिशिएट करता है रिस्पेक्टिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट और फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो रिसेप्टर, एंजाइम, आयन चैनल और ट्रांसपोर्टर ये बेसिकली प्रोटीन्स है जिसके साथ ड्रग बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद उसके रिस्पेक्टिव बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं और वही बायोकेमिकल रिएक्शंस फर्दर फार्माकोलॉजिकल एक्शन और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट ड्रग टारगेट साइट हमने फर्दर क्लासिफाइड किया है रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होगा कि इसमें ड्रग एंड रिसेप्टर का इंटरैक्शन होगा। इसका एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन ये रिसेप्टर्स के साथ रिएक्ट होगा और अल्टीमेटली आपको हार्ट रेट में इंक्रीज दिखाएगा और इंक्रीज इन हार्ट रेट दिखाएगा। सेकंड है नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि जो आपका ड्रग मॉलिक्यूल है ये एज सच कोई रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट नहीं होता है, बट आपके बॉडी पे फिर भी वो कोई ना कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट और एक्शन दिखाता है। तो फर्स्ट उसमें आता है बाय केमिकल एक्शन। इसमें क्या होगा हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आपके स्टमक में अगर ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाए तो हमें एसिडिटी होता है। टू न्यूट्रलाइज दैट एसिड हम क्या करते हैं, हम बेसिक ड्रग लेते हैं। बेसिक ड्रग जिसे हम एंटासिड बोलते हैं। तो एंटासिड क्या करेगा, एज हमारे स्टमक में जो एसिड है, जो एक्सिस एसिड है उसके साथ रिएक्ट होगा और अल्टीमेटली उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। बट इसमें कोई भी रिसेप्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए हम इसे बोलेंगे नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म। सेकंड है बाय फिजिकल एक्शन। अब पहला जो हमने देखा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें हमारा स्टमक का एसिड और हमारा बेसिक ड्रग रिएक्ट होता है। अब इसका हम एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसा कि साइमिथिकॉन। साइमिथिकॉन का क्या है, एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी है, उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादा होता है। तो जब हम साइमिथिकॉन को कंज्यूम करते हैं तो ये जो हमारा स्टमक में जो गैसेस प्रोड्यूस होता है, जो हमारा स्टमक में गैसेस प्रोड्यूस होता है उसे वो एब्जॉर्ब करता है और हम साइमिथिकॉन को यूज़ करते हैं एज अ एंटी फ्लैचुलेंट एजेंट। ठीक है, तो साइमिथिकॉन का ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बाय फिजिकल एक्शन। तो ऐसा क्लासिफिकेशन किया हुआ है हमने फर्दर दो ग्रुप्स में, मीन्स रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में रिसेप्टर एंड ड्रग का इंटरैक्शन होगा, बट इन नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म में ड्रग का रिसेप्टर के साथ इंटरैक्शन नहीं होगा, बल्कि जो ड्रग का प्रॉपर्टीज है उसके वजह से वो आपको फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट और फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाएगा।
फर्दर अब हम देखते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म। तो फर्स्ट हम देखते हैं रिसेप्टर क्या होते हैं। इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड और इंट्रासेल्युलर मैक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन विच इज कैपेबल ऑफ बाइंडिंग द स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप ऑफ ड्रग। तो रिसेप्टर क्या होते हैं, ये माइक्रोमोलिकुलर प्रोटीन होते हैं। एक तो ये सेल के मेम्ब्रेन को बाउंड रहते हैं या फिर ये सेल के अंदर होते हैं, जो कि स्पेसिफिकली बाइंड होते हैं। स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप जो होता है ड्रग का उसके साथ बाइंड होते हैं और बाइंड होने के बाद फर्दर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है उसे इनिशिएट करते हैं और वही बायोकेमिकल रिएक्शंस आपके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट और एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो रिसेप्टर एज सच कोई फंक्शन जो है वो बॉडी में करता नहीं है, बस इसका काम है सिग्नल को पकड़ना इन द फॉर्म ऑफ ड्रग और फर्दर वो सिग्नल को बायोकेमिकल रिएक्शंस को ट्रांसफर करना, जिससे बायोकेमिकल रिएक्शंस इनिशिएट हो जाए और उसके बाद उसके रिस्पेक्टिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स हमें मिले। देन हम देखते हैं बाइंडिंग ऑफ ड्रग with its receptors results in the formation of drug receptor complex which is responsible for initiating the pharmacological effect। जैसा कि मैंने बोला है ड्रग क्या करता है, रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। जैसा स्पेसिफिक रिसेप्टर है स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए, जैसे ही ड्रग रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है तो एक सिग्नल मिलता है जिससे कि वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है वो इनिशिएट हो जाती है और वो इनिशिएट और ट्रिगर होने के बाद हमें रिस्पेक्टिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिलता है। तो ये काम है रिसेप्टर का। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप के ड्रग और रिसेप्टर के इंटरैक्शन से कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी रिलेटेड है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है एफिनिटी। एफिनिटी क्या है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ ड्रग टू बाइंड विद द रिसेप्टर। तो एफिनिटी क्या है, अल्टीमेटली कैपेसिटी है ड्रग का टू बाइंड विद रिसेप्टर। रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होने का ड्रग का कैपेसिटी को हम बोलेंगे एफिनिटी ऑफ ड्रग। उसके बाद सेकंड टर्म है इंट्रिंसिक एक्टिविटी और इफिकेसी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी और इफिकेसी क्या है ये, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू ट्रिगर द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आफ्टर मेकिंग ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या है, ये एबिलिटी है ड्रग का टू ट्रिगर और इनिशिएट द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का इनिशिएट करने का जो एबिलिटी है ड्रग का उसे ही हम बोलेंगे इफिकेसी ऑफ ड्रग और इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ ड्रग। ठीक है, अब ये कब दिखेगा, जब हमारा ड्रग रिसेप्टर के साथ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू ट्रिगर द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। उसके बाद साइलेंट रिसेप्टर। साइलेंट रिसेप्टर क्या होते हैं, रिसेप्टर विच डज नॉट इनिशिएट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आफ्टर मेकिंग ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो कि ड्रग के साथ बाइंड तो होते हैं बट इनिशिएट नहीं करते हैं कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ऐसे ही रिसेप्टर को हम बोलेंगे साइलेंट रिसेप्टर। उसके बाद एगोनिस्ट क्या होते हैं, इट इज द ड्रग विच ट्रिगर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आफ्टर मेकिंग ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एगोनिस्ट ऐसे ड्रग होते हैं जो कि रिसेप्टर के साथ जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, जब इंटरैक्ट करते हैं तो वो इनिशिएट करते हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो ऐसे ड्रग को हम बोलेंगे एगोनिस्ट। उसके बाद एंटागोनिस्ट क्या होते हैं,
it is the drug which does not trigger pharmacological effect after making drug receptor complex। ऐसे ड्रग जो रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स तो फॉर्म करेंगे, रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे, बट कोई भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ट्रिगर और इनिशिएट नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ड्रग्स को हम बोलेंगे एंटागोनिस्ट। उसके बाद आते हैं पार्शियल एगोनिस्ट। अब ये पार्शियल एगोनिस्ट क्या होते हैं? एजेंट विच एक्टिवेट्स अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस सब मैक्सिमल इफेक्ट बट एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ फुल एंटागोनिस्ट। तो पार्शियल एगोनिस्ट क्या होते हैं? ऐसे एजेंट होते हैं जो कि बाइंड होते हैं रिसेप्टर के साथ और फॉर्म करते हैं ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, बट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है ये इनका अप टू द मार्क नहीं होता है, सब मैक्सिमल होता है। तो इनका मेन काम क्या होता है कि जो फुल एगोनिस्ट है, फुल एगोनिस्ट मीन ऐसा ड्रग कि जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसका रास्ते का कांटा बन जाते हैं, अल्टीमेटली उसके इफेक्ट को एंटागोनाइज करते हैं, उसके एक्शन को एंटागोनाइज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ड्रग को हम बोलेंगे पार्शियल एगोनिस्ट। ऐसे एजेंट की जो कि ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गए, थोड़ा सा इफेक्ट देंगे बट एंटागोनाइज करेंगे फुल एगोनिस्ट का एक्शन। ठीक है, उसके बाद इनवर्स एगोनिस्ट क्या होते हैं? इनवर्स एगोनिस्ट क्या होते हैं? एजेंट विच एक्टिवेट अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट क्या होते हैं? ये ऐसे एजेंट होते हैं जो कि रिसेप्टर को तो एक्टिवेट करेंगे बट वो रिसेप्टर क्या करेगा, वो निगेटिव इफेक्ट इनिशिएट करेगा। ठीक है, ऐसे ही एजेंट को हम बोलेंगे इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट ऐसे एजेंट होते हैं कि जो कि रिसेप्टर को तो एक्टिवेट करते हैं बट वो जो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन का होता है एगोनिस्ट का। ठीक है, एगोनिस्ट पॉजिटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा तो इनवर्स एगोनिस्ट निगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद ये हम समझते हैं कि व्हाट इज एगोनिस्ट, व्हाट इज एंटागोनिस्ट विद द हेल्प ऑफ की एंड लॉक मॉडल। ठीक है, ये की एंड लॉक मॉडल है। अगर नेचुरल हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके बॉडी में है, उसे हम समझेंगे ओरिजिनल की। अगर नेचुरल हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर उनके रिस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ जब बाइंड होते हैं तो अल्टीमेटली आपको फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिलता है। सेम विथ लॉक एंड की। अगर आप राइट की को लॉक में लगाएंगे तो आपका लॉक इजीली ओपन हो जाएगा, अल्टीमेटली आपको इजीली एक्सेस हो जाएगा, वैसा ही जैसे कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिलेगा। बट अगर आपके पास की प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऐसा ड्रग और ऐसा स्ट्रक्चर, की का स्ट्रक्चर ऐसा यूज करेंगे कि जिसमें कुछ सिमिलरिटी हो की। ठीक है, की कुछ सिमिलरिटी हो। ऐसे स्ट्रक्चर को जब हम लॉक में डालेंगे तो हमारा तभी भी लॉक खुल जाएगा। ऐसे टाइप के जो कीज है इसे हम एगोनिस्ट का नाम दिया है। सिमिलरली ड्रग, अब जो फर्स्ट है जो ओरिजिनल की है वो नेचुरल हार्मोन्स है, बट अगर नेचुरल हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर आपके पास नहीं है और उसका डिफिशियंसी है तो हम उसका अल्टरनेटिव एज अ ड्रग यूज करते हैं। तो सेम डुप्लीकेट की बोल सकते हैं आप उसको। डुप्लीकेट की से हम हमारे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और थर्ड वन है एंटागोनिस्ट। अब एंटागोनिस्ट का एग्जाम्पल आपने इधर देखा है कि अगर हम स्ट्रक्चरली सिमिलर जैसा एगोनिस्ट होता है वैसा स्ट्रक्चरली सिमिलर ड्रग हम यूज़ नहीं करेंगे, जैसा कि यहाँ लकड़ी से बताया गया है, और उससे हम लॉक खोलने का कोशिश करेंगे तो हमारा जो डोर है वो खुलेगा नहीं। अल्टीमेटली अगर आप रॉन्ग की यूज़ करेंगे लॉक में तो आपका डोर खुलेगा नहीं। सिमिलरली विथ ड्रग, अगर आप एंटागोनिस्ट यूज करेंगे तो एंटागोनिस्ट क्या करेगा, वो लॉक के मीन्स रिसेप्टर से बाइंड तो होगा बट
रिसेप्टर को वो एक्टिवेट नहीं करेगा, इनिशिएट नहीं करेगा फॉर फर्दर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो ये सिंपल एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसा कि एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के लिए। एगोनिस्ट ऐसे होते हैं कि जो थोड़े से सिमिलर होते हैं आपके नेचुरल ओरिजिन के जो न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स के जो केमिकल स्ट्रक्चर है उससे वो थोड़े से रिजेंबल होते हैं, इसलिए आपका रिसेप्टर के साथ वो बाइंड होकर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिखाते हैं। तो ये है लॉक एंड की मॉडल। उसके बाद हम देखते हैं एंजाइम ड्रग इंटरेक्शन। एंजाइम ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है? एंजाइम हमारे बॉडी में होते हैं जो कि मोस्टली बायोकेमिकल रिएक्शंस में वाइटल रोल प्ले करते हैं। मीन्स एंजाइम्स क्या है? कैटालिसिस करते हैं, कैटालाइजिंग रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि वो सर्टेन रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। तो नॉर्मल इसमें क्या होता है, हमारा सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के एक्टिव साइट पे, नॉर्मल हमारा जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट जो होता है एंजाइम के साथ बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद एंजाइम जो है, एंजाइम वो सबस्ट्रेट को ट्रीट करता है। ट्रीट करने के बाद वो फर्दर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसको फर्दर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है एंजाइम प्रोडक्ट में। अब ये तो नॉर्मल एंजाइम ड्रग इंटरेक्शन हो गया। अब इसमें भी इनहिबिटर्स आते हैं, जिसमें कि एक इनहिबिटर होता है एंजाइम इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर। अब ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है? ये जो सबस्ट्रेट और ड्रग है, सबस्ट्रेट और ड्रग का जो एक्टिव साइट है, ठीक है, एक्टिव साइट है, उसके साथ आपका कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर जो है कॉम्पीट करता है। ठीक है, एंजाइम जो है, एंजाइम के जो एक्टिव साइट है उस पे आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जाके बैठ जाता है, और बैठ गया वहाँ पे, अगर वो बाइंड हो गया तो आपका सबस्ट्रेट जो है वो सबस्ट्रेट वो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं हो पाता है, और अल्टीमेटली आपका एंजाइम इनहिबिशन होता है, और फर्दर आपको फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट और बायोकेमिकल रिएक्शंस नहीं मिलती है। सेम दूसरा एंजाइम इनहिबिटर है नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर। अब ये नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर क्या है? ये एक्टिव साइट के लिए कॉम्पीट नहीं करता। ये क्या करता है? ये इनहिबिटर जो एंजाइम पे दूसरा जो साइट है उस पे जाके बाइंड हो जाता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ दिखाया हुआ है कि ये यहाँ दूसरा साइट है एंजाइम पे, वहाँ पे जाके बैठ जाएगा, और जैसा ये बाइंड होता है तो ये जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट का जो स्ट्रक्चर है इसे ये चेंज कर देता है और डीनेचर कर देता है, जिसकी वजह से जो आपका सबस्ट्रेट है जिसे बाइंड होना है एक्टिव साइट पे, वो बाइंड नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ने आपका जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट का जो शेप है उसे डीनेचर कर दिया है, उसे चेंज कर दिया है। तो ऐसे दो टाइप के एंजाइम इनहिबिटर होते हैं जो कि आपके एंजाइम ड्रग इंटरेक्शन में इंटरफेयर करते हैं। उसके बाद देखते हैं हम आयन चैनल्स। आयन चैनल्स के साथ आपका ड्रग कैसे इंटरेक्ट करता है? अब आयन चैनल्स तीन टाइप के होते हैं, लिगैंड गेटेड, वोल्टेज गेटेड एंड जी प्रोटीन गेटेड आयन चैनल। तो हमने अभी इसमें आयन चैनल्स दिखाए हुए हैं, जैसा कि अभी इसमें लिगैंड गेटेड देखिए। लिगैंड गेटेड में क्या होता है, यहाँ पे भी एक रिसेप्टर होता है जिस पे आपका लिगैंड कुछ भी हो सकता है, आइदर सिग्नल और ड्रग, वो क्या होता है, बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद जो है ये आयन चैनल्स जो होते हैं, आयन चैनल्स क्या होते हैं, जो कि
आपके बॉडी में जो प्रेजेंट होते हैं आयंस उसका एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, एक्सचेंज करते हैं। जैसा एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम है, अगर उसको इंट्रासेलुलरली आना है तो ये वाया आयन चैनल्स से आते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं लिगैंड गेटेड। लिगैंड गेटेड में क्या होता है कि ऐसे रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर पे आपका लिगैंड में न्यूरोट्रांसमीटर हो सकते हैं, आइदर आप ड्रग बोल सकते हैं। ड्रग वो क्या करते हैं, ये रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं। जैसे ही ये रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं तो ये चैनल ओपन हो जाता है। फिर ये ओपन होने के बाद यहाँ से आयंस अंदर या बाहर निकलते हैं, ठीक है। जैसा ही ये न्यूरोट्रांसमीटर ये रिसेप्टर से निकल जाता है वैसा ही ये चैनल बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लिगैंड गेटेड में ऐसा होता है। सिमिलरली दूसरे जैसे है वोल्टेज गेटेड, देन जी प्रोटीन गेटेड, ये भी वाया रिसेप्टर थ्रू ऑपरेट होते हैं। वोल्टेज गेटेड थोड़ा डिफरेंट है। वोल्टेज गेटेड में डिफरेंस रहता है। डिफरेंस मीन्स आपका जो आयंस जो है इंट्रासेलुलरली एंड एक्स्ट्रासेलुलरली का अगर डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, मीन्स एक्स्ट्रासेलुलरली अगर आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और इंट्रासेलुलरली अगर कम है तो उसको कंसंट्रेशन बैलेंस करने के लिए ये वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन और क्लोज होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आयन चैनल्स। आयन चैनल्स के पास रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर्स के हेल्प से आयन चैनल्स आइदर ओपन और क्लोज होते हैं। इसके अलावा डिफरेंस इन आयन की वजह से भी आयन चैनल्स ओपन होते हैं। तो ये रोल है आपका आयन चैनल्स का इन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उसके बाद हम देखते हैं ट्रांसपोर्टर्स, जो ड्रग का फोर्थ टारगेट साइट है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल और ट्रांसपोर्टर्स रहते हैं मेम्ब्रेन्स पे, सेलुलर मेम्ब्रेन्स पे। वो क्या करेंगे, ड्रग को के साथ बाइंड हो जाएंगे। बाइंड होने के बाद जैसा एक्स्ट्रासेलुलरली ड्रग प्रेजेंट है उसके साथ ये बाइंड हो जाएंगे और सेकंड स्टेप में देखिए ये रोटेट हो जाएंगे जिससे कि ड्रग वो इंट्रासेलुलरली चला जाए। फर्दर फिर से ये रोटेट होके आपका नेक्स्ट ड्रग के लिए, ड्रग मॉलिक्यूल के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। इन जनरल कंडीशन ऐसा इनका ट्रांसपोर्टर्स का काम है कि ये क्या करेंगे, आपका ड्रग मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होंगे, बाइंड होने के बाद रोटेट होके इसको दूसरी जगह और इंट्रासेलुलरली इसको ड्रॉप करेंगे और फर्दर रोटेट होके इनिशियल स्टेज में चले जाएंगे, फर्दर ड्रग मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होके, ये इसका काम है। बट इन केस ऑफ इनिबिटर, अब ट्रांसपोर्टर्स के जो इनिबिटर होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स के इनिबिटर क्या करेंगे, ये आपके जो ट्रांसपोर्टर है इसको ब्लॉक कर देंगे और जैसा ही इसे ब्लॉक करेंगे तो जो उसका रोटेशन वाला जो ये है मीन्स मूवमेंट जो है, ये मूवमेंट को ब्लॉक कर देंगे। अल्टीमेटली आपका जो सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाएगा और बाइंड नहीं हो पाएगा तो वो अल्टीमेटली ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा इंट्रा सेलुलरली। तो जो इनिबिटर्स होते हैं वो इनिबिटर्स क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टर्स के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे और उसका जो बाइंडिंग साइट है, बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर देंगे और अल्टीमेटली जो ट्रांसपोर्टर का मूवमेंट है उसे भी ब्लॉक कर देंगे। तो ये ऐसा इंटरैक्शन होता है आपका ड्रग का इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टर्स। तो ये हो गए आपके 4 टाइप के ड्रग टारगेट साइट्स और उनके मैकेनिज्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में फैक्टर अफेक्टिंग मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन देखेंगे। थैंक यू।